जब से मुझे अपनी टाइम की वैल्यू का अंदाज़ा हुआ है, तो मैंने लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करना छोड़ दिया है। जस्ट टू गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, उसके बाद हम इस ईमेल के ऊपर आते हैं। मैं इस चैनल के ऊपर अक्सर मैं आप लोगों की ईमेल्स भी रीड आउट करता हूँ और कीपिंग द आइडेंटिटी हिडन, और मैं ईमेल पढ़ के उसके अंदर जो मेरी समझ में आता है, मैं उसके हिसाब से कमेंट कर देता हूँ। उसमें कभी भी मेरी बात को फाइनेंशियल या लाइफ़ एडवाइस ना समझें, मैं सिर्फ़ एक चीज़ अपना पर्सपेक्टिव शो कर देता हूँ। तो मेरे पास एक ईमेल सामने खुली हुई है, जो रिसेंटली मेरे पास आई थी, और एक और वीडियो के रिस्पॉन्स में आई थी, तो मैंने कहा कि इस ईमेल को पढ़ना चाहिए और इस तरह की रियलिटीज़ बताना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जब बातें नॉर्मल लोग सुनते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे बाहर हो, तो उनको लगता है कि ये बातें हवाओं में हो रही हैं, और ऐसा नहीं होता। तो इस ईमेल से आपको आइडिया होगा कि जो ऑनलाइन बिज़नेस है या फ्रीलांसिंग का बिज़नेस है, वो किस लेवल के ऊपर काम करता है, और क्या-क्या आपके पास क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस तरह के काम करने में। एनीवेज़, अभी मैं जो कह रहा था कि मैं बहस नहीं करता लोगों के साथ, तो एक दोस्त से बात हो रही थी। इस ईमेल के को पढ़ने से पहले मैं आपको ज़रा एक छोटा-सा वो भी दे दूँ, एक पर्सपेक्टिव की। एक दोस्त से बात हो रही थी, वो प्लान कर रहे थे पाकिस्तान वापस जाने का, और वो सोच रहे थे कि उनके पास 5 लाख रुपए की जॉब हो जाएगी, यहाँ पर जितनी भी सैलरी उनको मिल रही है, उससे अच्छी तो नहीं होगी ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी एक डिसेंट लिविंग उनको मिल सकती है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, 5 लाख रुपए इज़ नॉट बैड, लेकिन आप मुझे ज़रा आइडिया देंगे कि आप सोच क्या रहे हैं वहाँ जाकर, किस तरह की लाइफ़स्टाइल होगी आपकी? क्योंकि उन्होंने घर अपना बना लिया था, तो उन्होंने बोला था, यार सबसे पहले तो मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है। मैंने कहा अच्छी गाड़ी का मतलब क्या है? तो अच्छी गाड़ी का मतलब उनके हिसाब से ये था कि कोरोला या सिविक। मैंने कहा चलें सिविक छोड़ दें, कोरोला ले लेते हैं। 60-70 लाख रुपए की गाड़ी है, 6 टू 7 मिलियन की गाड़ी है। आप कैश पे लेंगे? तो उन्होंने बोला नहीं, कैश मैं कर तो सकता हूँ इन्वेस्ट, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कैश पे लेने का, मैं उसको बैंक फाइनेंस कराऊँगा। तो मैंने कहा अगर आप 5 लाख रुपए की जॉब करते हैं, लेट्स से आपको 5 लाख की जो जॉब मिलती है, उस पे टैक्स लगता है, लेट्स से 20% टैक्स लगता है, लेकिन ऑल्दो कि इससे ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि 20% लगेगा। तो 4 लाख रुपए इन कैश आपके पास आएगा। आपको पता है इस वक़्त अगर इतने इंटरेस्ट रेट्स हैं कि अगर आप गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं 5 साल के लिए, तो आपको कोरोला जैसी गाड़ी, इंक्लूडिंग इट्स मेंटेनेंस, इंक्लूडिंग इट्स इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग इट्स मंथली इंस्टॉलमेंट, इंक्लूडिंग इट्स पेट्रोल, जो आपका कॉस्ट करेगी वो एक रेगुलर कम्यूट के लिए, वो ऑलमोस्ट कोई 2.5 लाख रुपए की करेगी। तो आप 5 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर ढाई, जो कि 4 लाख बच जाएगी, तो 4 लाख रुपए की सैलरी के बाद आप 2.5 लाख रुपए अपनी गाड़ी में लगाएँगे, जो उसकी इंस्टॉलमेंट होगी, पेट्रोल होगा और ये सारी चीज़ें होंगी। तो इज़ दिस अ वाइज़ डिसीज़न? तो वो सोच में पड़ गए थे। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि यार बंदा जब इस तरह की बात करता है, सोच तो बहुत कुछ लेता है, लेकिन कैलकुलेशन एक्सेल पे बैठ के नहीं करता। और मैं एक और बात बताऊँ आपको कि एक्सेल पे आपकी मंथली कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, आपकी एटलीस्ट साल की या 2 साल की कैलकुलेशन होनी चाहिए, जब आप किसी बड़ी मूव का प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे आपको वाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है। इस बात पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि क्यों आपको मंथली के बाद आपको ईयरली और लेट्स से कभी-कभी 2 साल की कैलकुलेशन, कहीं भी मूव करना है, कहीं भी बड़ी कोई प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए करनी चाहिए। एनीवेज़, अभी इस ईमेल की तरफ आएँ, तो दिस हैज़ बीन सेंट बाय समवन हू इज़ इन पाकिस्तान, और ये कहते हैं कि हाय वली, होप यू आर इन अ गुड हेल्थ। आई हैव बीन वाचिंग योर वीडियोज़ सिंस पास्ट फ्यू मंथ्स, एंड आई हैव फाउंड योर एडवाइस टू बी वेरी जेन्युइन एंड हेल्पफुल, which is also why I have reached out to you to get some precious time and advice. I am 28 and living in Pakistan, working for a global fund remotely and mid-level, and they pay me about 6,000 US dollars. However, my job only requires me to work about 4 to 5 hours. As a result, I am able to pick some consultancy gigs and give me about 2 to 4,000 US dollars per month as well. यानी कि $6,000 मिल रहे हैं, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट 2 to 4,000 US डॉलर्स अलग से मिल रहे हैं, जो कि उनकी पार्ट टाइम और दूसरे गिग्स के साथ मिल रहे हैं। सो आई एंड अप एवरेजिंग 9 to 10,000 US डॉलर्स पर मंथ पोस्ट टैक्स ड्यू टू लोअर टैक्सेस ऑन फॉरेन रेमिटेंस इनकम। तो इनको ऑलमोस्ट कोई 9 से 10,000 डॉलर्स महीने के मिल रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर। I have a very frugal nature, and as a result save up to 90% of my income on a monthly basis after financing my family and my personal expenses. I'm confused whether I should consider opportunities in the UAE or move to Europe, as there is a significant push from my peers on the same. Although I can see wages to be low, but I receive arguments that it will go up in a few years. By my estimation, I have felt on a post-tax basis, I feel I would not be able to get wages at my level if I work my savings backwards to, in bracket hai कि if I work my savings backward to what I would need to in gross terms. Okay, considering my age and work experience bracket of 5 years, neither in Canada, Europe, or UAE. I want to ask whether I'm really missing out on anything from the career lens. Open should I be open to more risk and lowering my savings? Am I being too risk averse? Thank you for your time and support and looking forward for the response. हर बंदे का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, हर बंदे की फैमिली सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर बंदे अब जैसे ये बता रहे हैं कंसल्टेंसी करते हैं ये,
ऑनलाइन, और मैनेजमेंट कंसल्टेंट में जो उनकी जॉब एक पे आउट मिल रहा है वो $6000 का मिल रहा है, एंड फिर वो थोड़े से अलग से पैसे बना रहे हैं। तो हर बंदा इस लेवल पे नहीं होता कि इस तरह की इनकम 28 साल का की एज में कमा सके। उस केस के अंदर आपको करना क्या चाहिए? अब आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपको डर भी लगा हुआ है कि यार पाकिस्तान के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसमें डरने की बात नहीं है। वो डिफ़ॉल्ट वाला मसला जो है ना, वो मुझे फ़िलहाल तो नहीं लगता कि एज़ सच कोई सिनेरियो बनता है। मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि डिफ़ॉल्ट वाला इश्यू मुझको एज़ सच नहीं लगता। वैसे अगर एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट हो जाए तो शायद हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो जाए पूरे ओवरऑल कंट्री का, लेकिन ये कि फ़िलहाल मुझे लग नहीं रहा है। उसकी वजह से हम डे बाय डे चीज़ें डाउनहिल चल रही हैं, लेकिन ये कि जो लोग इस तरह से हैं, $10,000 ऑलमोस्ट बना रहे हैं महीने के, पाकिस्तान में बैठकर, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मसला ये होता है कि इस तरह की इनकम हमेशा नहीं रहती है। मैं इसके अंदर इस तरह से बात करूँगा आपसे कि देखें, आप यूरोप जाते हैं, कनाडा जाते हैं, मेरे अभी दोस्त से बात हो रही थी कनाडा में, तो एक तो ये कि आपको 35-40% के करीब टैक्स देना पड़ता है। वो ठीक है कि आपको फैमिली हेल्थ मिलती है, एजुकेशन मिलती है बच्चों की, लेकिन वो वो सारे मसले जो आपको देखने को मिलते हैं ना कनाडा के अंदर, या लेट्स से और कंट्रीज़ के अंदर, लेट्स से स्कूल्स का जो माहौल हो गया है वहाँ पर, वो बहुत सारे लोगों के लिए कंसर्निंग है। लोगों ने पब्लिक स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डाल दिया है माहौल की वजह से। एक तो मसला वो। दूसरा मसला ये है कि हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर को बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि कनाडा की हेल्थ केयर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आज आप किसी से भी पूछ लें कि इमरजेंसी में कितना टाइम लगता है, तो कम से कम आपको 3 से 4 से 5 घंटे लग सकते हैं बहुत ईज़िली कनाडा में, जो मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, और एक से नहीं, जिस बंदे से भी मैंने बात की है, वो मुझे यही काउंट बताता है कि इतना घंटे तो आपको लगते हैं इमरजेंसी में, और उसके बाद फर्दर जो टेस्ट के अंदर टाइम लगता है और स्पेशलिस्ट के अपॉइंटमेंट में टाइम लगता है, तो वो मतलब आप उसका सोच भी नहीं सकते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर आपके पास पैसे हैं तो बहुत आराम से आप बहुत अच्छा हेल्थ केयर अफ़ोर्ड कर सकते हैं। रादर देन कनाडा, जो वेलफेयर कंट्री है, आजकल जिस तरह से इमिग्रेशन इन्फ्लक्स हो रहा है वहाँ पर, तो वो बाकी सिस्टम जो हैं वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक अपनी जगह पे मसला है। टैक्स अलग मसला है। मतलब आप ये सोचें कि मेरे डोमेन के लोग जो कनाडा गए हैं, वो क्योंकि वो उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, उनको पाकिस्तान में पैसे भिजवाने थे, वो वहाँ जाकर पार्ट टाइम ऊबर भी चला रहे हैं। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो अच्छी जॉब कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर, और एट द सेम टाइम वो ऊबर भी चला रहे हैं वीकेंड्स के ऊपर। तो ऐसे-ऐसे लोग होते हैं। अब वही बात है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे लोग शायद ही कोई हो, लेकिन मीटअप करने के लिए आपको जो आपका जो जो खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए, जो कि बढ़ चुके हैं, लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, आप हर तरह से लोग एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं, उसको पूरा करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये एक पर्सपेक्टिव था। ख़ैर, इस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो मेरे ख़्याल से आपको, आप 28 इयर्स के हैं, आप, मुझे नहीं पता कि आपकी जॉब प्रोफ़ाइल क्या है, क्योंकि आपने सिर्फ़ लिखा है आप कंसल्टेंसी काम करते हैं, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है आप बड़ा स्पेसिफ़िक नीश किस्म का कंसल्टेंसी काम कर रहे हो, जिसमें आपको बहुत अच्छे पैसे भी मिल रहे हों और आगे भी उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस हों बीइंग इन पाकिस्तान। तो उस केस के अंदर मैं कहूँगा आपसे कि इस वक़्त आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कनाडा, यूरोप या इस तरह की जगहों पे जाएँ, क्योंकि यूरोप में आपको जाने के बाद बहुत बड़ा कट लगेगा पैसों में। आपकी एज अच्छी है, आप पैसे कमा सकते हैं, आपके लिए बेहतर ये है कि आप दुबई का कोई गोल्डन वीज़ा, ग्रीन वीज़ा, इस तरह की कोई अपॉर्च्युनिटी पकड़ें, और उसके बाद आप बैंक अकाउंट वगैरह यूएई में खोलें, यहीं से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, जो कि डॉलर्स में लोग कमा रहे हैं, उनका मसला ये है कि वो जब पैसे मँगवाते हैं, तो वो डॉलर्स में नहीं आते, और वो आते हैं रुपए के अंदर। जब ऐसी सिचुएशन होती है, तो आपका रुपए की जो पैरिटी है, उसकी वजह से आपको अच्छा खासा नुकसान होता है। मैंने कैलकुलेट किया, ऑलमोस्ट 10 से 15% का नुकसान हो जाता है। इन केस आपको वो पैसे मँगवाएँ और फिर डॉलर में खर्च करें। अगर आपको ये पूरी साइकिल करनी है, तो 15% का नुकसान आपका हो जाता है। तो ये अनफॉर्च्यूनेटली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए पाकिस्तान में कि ये जो चीज़ है, बैंक रेट और जो ओपन मार्केट का रेट है, इसके अंदर एक इक्विलिब्रियम लाना चाहिए, ताकि लोगों की जो ये कंसर्न है जिसकी वजह से लोग दुबई की तरफ आते हैं, वो ना आए। लेकिन इस वक़्त आपके केस में आप दुबई में अकाउंट खोल सकते हैं अपना, जस्ट बाय लेट्स से अपना कोई ग्रीन वीज़ा का पाथ ले लें या गोल्डन वीज़ा का पाथ ले लें। अपना बैंक अकाउंट खोलें, पैसे यहाँ पर लैंड करवाएँ, और उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहीं से कर सकते हैं आप। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इवेंचुअली एक टाइम आएगा, आपके पास अच्छे खासे पैसे हो जाएँगे, जिस जिस रेट से आप चल रहे हैं, जिस रेट से आपकी सेविंग चल रही है, अगर आप उसको उसी तरह से इन्वेस्ट भी करते हैं, तो आप 5 से 6 साल के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर बाय इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन ले सकते हैं, रादर देन आप अपना टाइम ज़ाया करें। अच्छा, आप इसी पैसों के ऊपर फ़र्ज़ करें आप इसी तरह की जॉब करते हैं, और आप जाते हैं लेट्स से किसी मुल्क, कनाडा चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं। अगर वहाँ जाते हैं, तो आपको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो लोकल इनकम है, उसके ऊपर तो टैक्स लगता ही है, लेकिन आप वहाँ के रेज़िडेंट होते हुए जो बाहर की इनकम होगी, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो आपका अच्छा खासा टैक्स लग जाएगा इस इनकम के ऊपर। तो मेरे ख़्याल से आपको एक लेटर ऐज के ऊपर माइग्रेट करना चाहिए, और अगर आप रिमोटली काम उस वक़्त भी कर रहे हैं, तो आपको उसी लेवल के ऊपर माइग्रेट करना चाहिए।
बहुत सारे लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में कमेंट भी ये किया था कि आपको ये चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए कि आप दुबई के अंदर रहते हुए आपको इस वक्त तो लेट्स से फैमिली की इंश्योरेंस या मेडिकल मिल रहा है, बच्चों की एजुकेशन भी हो सकता है किसी तरह से कवर हो रही हो, लेकिन इवेंचुअली आगे जाकर नहीं होगा वो, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप एक लेवल के ऊपर अर्न कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका जो फ्यूचर है वो भी एक अच्छा चल रहा है और यूएई पे डिपेंडेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप यूएई पे डिपेंडेंट नहीं होंगे क्योंकि आपका तो ऑनलाइन काम चल रहा है, तो फिर आपको कोई भी मसला नहीं होना चाहिए कहीं भी मूव करने के लिए। पोर्चुगल की बहुत मशहूर ज़माना आजकल इमिग्रेशन चली हुई है, लेकिन वही बात है टैक्सेस वहाँ पर फिर लगना शुरू हो जाएँगे आपके ऊपर, जब आप वहाँ पर रह रहे होंगे। बाय द वे मुझे नहीं पता कि पोर्चुगल के अंदर जब आप गोल्डन वीज़ा वगैरह लेते हैं, तो उसमें जब बाहर की इनकम होती है, तो उस पे किस तरह के टैक्सेस लगते हैं? किसी को पता हो तो कमेंट में लिख के बताएँ। अगर तो इस तरह की सिनेरियो बनता है कि आपके पास पोर्चुगल में टैक्स नहीं लग रहा है, तो आप फिर वहाँ पर मूव कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल से वो ईयू का पार्ट है, तो वहाँ पर भी उसी तरह से टैक्स लगेंगे। इवेंचुअली चीज़ें आपके अपने ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म आपका गोल क्या है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है जॉब की। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपकी जॉब में स्टेबिलिटी किस तरह की है, स्टेबिलिटी है या नहीं है। लेट्स से स्टेबिलिटी आपके प और ये भी बात मैं बता दूँ कि जो इमिग्रेशन का टाइम होता है, किसी जगह पे माइग्रेट करने का टाइम होता है, अगर आप इकोनॉमिक माइग्रेशन कर रहे हैं, तो आप उस मुल्क में 35 की एज तक पहुँच जाएँ। उसके बाद आप जाते हैं तो वो एक तो ये कि आपका टाइम गुज़र चुका होता है, आपको उसमें जेल इन करने में उस सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात ये है कि अगर आप उस कंट्री के ऊपर ही रिलाई करेंगे अपनी इनकम के लिए, तो वो तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जल्दी माइग्रेट कर जाएँ। लेकिन अगेन एज़ आई सेड कि अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं और सब कुछ ही ऑनलाइन है आपका, फिर तो आपको किसी टाइम पे भी जाए ना, आप 60 ईयर्स में भी आप किसी जगह पे चले जाएँगे रहने के लिए, तो ठीक है, कस्टम होने में कितना टाइम लगता है? अगर आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक टाइम पर, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। लेकिन आपके काम की लाइफ़ कितनी है ये इम्पोर्टेंट है, तो पासपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है चेंज करना, सेकंड पासपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसका टाइम है अभी आपके लिए या नहीं है, ये आपको सोचना है। और ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, लेट्स से ग्रेनाडा या ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो कंट्रीज़ हैं, उनकी जो सिटीज़नशिप मिल रही होती है $1,00,000 $1.5 लाख पर पर्सन की, वो भी ऑप्शन है। सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट भी ऑप्शन होता है, यूएस के अंदर भी है, फिर कनाडा में भी है। पैसे अगर आपके पास होते हैं ना, फिर आपके पास दुनिया खुली हुई होती है। लेकिन एट द सेम टाइम आई एग्री कि किसी के पास भी बुरा वक़्त देख के नहीं आता, कंडीशन देख के नहीं आता, तो ये सिचुएशन ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होगी, इसको ग्रे एरिया में देखना पड़ेगा। आपको थोड़े से रिस्क अपने रिवॉर्ड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे ख़्याल से आप दुबई का ऑप्शन बिल्कुल अपने दिमाग में रखें बिफोर टेकिंग एनी फर्दर स्टेप। अच्छा, दुबई के अंदर रहते हुए मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। एक ऐप है बराका की जिसको मैं यूज़ करता हूँ पैसिव इनकम के लिए अपने पास, इन्वेस्टमेंट्स के लिए और पैसिव इनकम के लिए, क्योंकि इसमें डिविडेंड्स भी मिल रहे होते हैं मुझको। यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छी ऐप है बराका की, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने लिंक डाला हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको रेफरल कोड मिलेगा $25 का, अप टू $25 का रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हुए अकाउंट खोलते हैं। मैं यूएई में रहता हूँ और यहाँ पर रहते हुए मैं मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर एज़ एन एक्सपर्ट वीडियोज़ बनाता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऊपर, यहाँ पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। एक बहुत अच्छी बुक है, उसके ऊपर बेस करके मैंने कुछ अपने पॉइंट्स थे वो उसमें उस वीडियो में बताएँ। इसके अलावा मैं पैसिव इनकम के ऊपर कहाँ-कहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को जाके देखें। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।